हेलो फ्रेंड, आपका इस चैनल में फिर से वेलकम है। दोस्तों, आप लोगों के बीच सीटेट सीडीपी हिंदी लेकर के मैं आया हूं। अभी सीटेट का फॉर्म अप्लाई हो रहा है और 2021 का जो ये एग्ज़ाम है ये होने वाला है दिसंबर में। तो दोस्तों, इसके लिए मैं कुछ प्रश्न का सेट लेकर के आया हूं हिंदी सब्जेक्ट के लिए, जिसे आप देखिए। भाषा, पहली प्रश्न, पहला प्रश्न है भाषा विकास के लिए आवश्यक है। भाषा विकास के लिए क्या आवश्यक है? सामाजिक संपर्क, लिपि का ज्ञान, विद्यालय में पढ़ना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भाषा विकास के लिए सामाजिक संपर्क का होना आवश्यक नहीं है, जबकि लिपि का ज्ञान रहना अति आवश्यक है। यानी लिपि का ज्ञान अगर आपके पास है तो आप भाषा विकास के लिए ये आवश्यक शर्त है। दूसरी क्वेश्चन है शिक्षा तथा भाषा का संबंध है। शिक्षा तथा भाषा का संबंध क्या चीज़ से है? तो 4 ऑप्शन है, उसमें से देखिए क्या सही होना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। बी, भाषा तथा शिक्षा का संबंध स्पष्ट है, अस्पष्ट है। अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली एवं दी जाती है। भाषा एवं शिक्षा में कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले तो डी आपका पहले ही गलत हो जाएगा। अब शिक्षा के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। भाषा तथा शिक्षा का संबंध अस्पष्ट है। अस्पष्ट वाला भी दोस्त पहले गलत हो जाएगा, अस्पष्ट है। तो अब सी और ए में आपका आंसर होना चाहिए। तो आप देखिए अधिकांश, सी देखिए, अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली एवं दी जाती है। अधिकांश शिक्षा, जब तक भाषा का ज्ञान आपको नहीं है दोस्तों, अगर कोई अमेरिकन बच्चा हो इसे आप हिंदी में पढ़ाएंगे तो शायद वो नहीं समझ पाए। यानी कि सी आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही है दोस्तों। सी जो है आपका बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं 3 क्वेश्चन की ओर। भाषा क्या है? भाषा क्या है? भाषा क्या है, यानी भाषा क्या है? ये तो हम लोग बचपन में ही पढ़ते थे कि भाषा विचारों को व्यक्त करने की एक विधि है, प्रक्रिया है। तो भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। यानी कि वाक्यों का प्रयोग नहीं कहेंगे, ये अनुभव लिपिबद्ध ये भी नहीं कहेंगे, ध्वनियों का प्रतीक ये भी नहीं कहेंगे। यानी भाषा है विचारों का आदान प्रदान करना। ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसमें इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भाषा और विचारों में संबंध है मानसिक, आर्थिक, घनिष्ठ और शारीरिक। देखिए दोस्तों, ये कोई शरीर नहीं है जो शारीरिक संबंध होगा, आर्थिक संबंध भी नहीं है, पैसे कौड़ी का कोई लेन देन नहीं है, मानसिक व्यक्ति नहीं है जो मानसिक ये संबंध होगा भाषा और विचारों में। तो ये भाषा और विचारों के बीच का संबंध जो है ये आपस में घनिष्ठता का संबंध है। इसके बिना एक दूसरे का रहना मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो बड़ा क्वेश्चन है उसी में देखते हैं दोस्तों। बालक की भाषा सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने में योगदान है। बालक की भाषा, बच्चों की भाषा सभ्य कैसे हो और सुसंस्कृत कैसे हो, इसमें किनका योगदान है दोस्तों? परिवार का। तो ये बात तो सही है दोस्तों, परिवार का है योगदान। विद्यालय का भी योगदान है, समाज का भी योगदान है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये इन सभी का योगदान है, चारों का योगदान है। यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये डी आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए।
डिस्टर्ब कर रहा था दोस्तों, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है। तो ये आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, बालक का ये भी हो गया। विचारों की अभिव्यक्ति का साधन क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति का साधन क्या है दोस्तों? तो विचारों की अभिव्यक्ति का जो साधन है, ये अभिलाषा नहीं है, त्रिभाषा नहीं है, परिभाषा नहीं है, तो क्या है? भाषा है। क्या है? भाषा है। भाषा में परिवर्तन का कारण, भाषा में परिवर्तन के कारण है। भाषा में परिवर्तन के क्या कारण है? भाषा कैसे बदल जाता है, कब कब बदल जाता है? यानी स्थान विशेष की जलवायु, कई पीढ़ियों का अंतर। दोस्तों कई पीढ़ियों का अंतर होगा तो भाषा में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारे पूर्वज मैथिली बोलते हैं तो हम लोग भी मैथिली ही बोलते हैं। अगर हमारे पूर्वज छपड़ा वाली भाषा बोलते हैं, भोजपुरी, तो हम आने वाले पीढ़ी भी हमारा छपड़ा ही बोलेगा, भोजपुरी ही भाषा बोलेंगे। अगर कोई पटना और आने वाला व्यक्ति है, मगही भाषा उनके पूर्वज बोलते हैं, तो ये मगही बोलेंगे उसके आने वाले। लेकिन स्थान विशेष की जलवायु, अगर आपका स्थान ही परिवर्तन हो जाए तो हो सकता है कि आप मैथिली बोलते हो और आपका आने वाला बच्चा अगर आप भोजपुरी बेल्ट में चले जाएं तो भोजपुरी बोलने लगे। तो इस प्रकार से आप भाषा में परिवर्तन के कारण को आप कह सकते हैं कि स्थान विशेष की जलवायु प्रभावित करती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं कि भाषा गत विकास को प्रभावित करते हैं। भाषागत विकास को क्या प्रभावित करते हैं? पारिवारिक एवं सामाजिक संपर्क, परिवार की आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य। तो भाषागत विकास को प्रभावित करने वाले ये तीनों लक्षण है दोस्तों। ये तीनों आपका लक्षण है। स्वास्थ्य भी है, परिवार की आर्थिक स्थिति भी है, पारिवारिक एवं सामाजिक संपर्क भी है। इसलिए आप इसमें ऑप्शन में डी आपका एप्रोप्रिएट आंसर हुआ। ये डी आपका आंसर हुआ, यानी आपका उपयुक्त सभी आंसर होगा दोस्तों। भाषा सीखी जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा सीखी जाती है। तो भाषा सीखी कैसे जाती है भाई? सुनकर, पढ़कर, बोलकर, अनुकरण द्वारा। भाषा, अगर कोई अंग्रेजी भाषा के जानकार है तो हम सिर्फ सुनेंगे तो नहीं सीख सकते हैं पूरा, पढ़ करके भी नहीं सीख सकते हैं, बोलकर भी नहीं सीख सकते हैं। यानी कि अनुकरण द्वारा, यदि हम अनुकरण करें, उनके जैसा बोलने का प्रयास करें, लिखने का प्रयास करें, तो हम भाषा को सीख सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, क्या हुई, इसके बारे में देखते हैं। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई शिक्ष धातु से। ये शिक्षा से हो, शिक्षा का होगा तो ये तो पहले नहीं होगा। दिव्य धातु से दोस्तों ये भी नहीं होगा, देवता वाली बात हो गई। भाष धातु से, हाँ ये आपका सही है, भाष धातु से भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि से संबंधित है? ये तो हम लोग बहुत जानते हैं दोस्तों, फारसी नहीं होगा, गुरुमुखी नहीं होगा, देवनागरी होगा। हिंदी लिपि जो है देवनागरी लिपि से संबंधित है। देवनागरी, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि से संबंधित है बच्चों। ये हम लोग बहुत बार देखते हैं दोस्तों। बच्चों नहीं करना चाहिए, सॉरी, आप लोग तो बहुत बड़े हैं। चलिए नेक्स्ट, हिंदी भाषा का जन्म। हिंदी भाषा का जो जन्म है दोस्तों, हुआ कहाँ हुआ? हिंदी भाषा का जन्म लौकिक संस्कृत में से, मगधी अपभ्रंश से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से। तो दोस्तों ये जो पाली भाषा है, पाली प्राकृत भाषा है, वहीं से हिंदी का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म पाली प्राकृत से हुआ है। लौकिक संस्कृत आप लोग नहीं डाल दीजिएगा ना, वैदिक संस्कृत, क्योंकि मगधी तो होगा ही नहीं,
तो आप इसमें या इसमें कन्फ्यूजन होगा आपको, लेकिन आप पाली संस्कृत पाली प्राकृत भाषा डालिएगा दोस्तों, हिंदी भाषा का जन्म। अब हम आते हैं एक बढ़िया क्वेश्चन के साथ में, और भाषा वह व्यापार है, भाषा वह व्यापार है जिससे हम शब्दों द्वारा विचार को व्यक्त करते हैं। यह कथन किनका है? भाषा वह व्यापार है, भाषा एक बिजनेस है दोस्तों, भाषा इज अ बिजनेस जिससे हम शब्दों द्वारा विचार को व्यक्त करते हैं, शब्दों द्वारा विचार को व्यक्त करते हैं। यह कथन किनका है? पाणिनि का है, या मतीराम का है, या पतंजलि का है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये भाषा वह व्यापार है जिससे हम शब्दों द्वारा विचार को व्यक्त करते हैं। यह कथन हमारे श्रद्धेय पतंजलि साहब का है, पतंजलि साहब का है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी का मानक भाषा क्या है? तो अवधी बोली तो नहीं है दोस्तों, भोजपुरी भी नहीं है, तो इस प्रकार से ये सभी भी नहीं होगा, क्योंकि दो इसमें से ऑप्शन हट गया। तो है क्या? तो खड़ी बोली है। क्या है दोस्तों? खड़ी बोली है। हिंदी की मानक भाषा है खड़ी बोली। देवनागरी लिपि का विकास कहाँ हुआ दोस्तों? विकास हुआ क्या चीज़ से हुआ? देवनागरी लिपि का विकास हुआ रोमन से। रोमन से तो हुआ नहीं, क्योंकि रोमन जो है अंग्रेजी वाली बात है, ये हमारे हिंदुस्तान की बात है। फारसी ये भी नहीं, ये सऊदी अरब की बात है। रूसी रूस देश का है ये दोस्त। तो एक ब्राह्मी भाषा है जिसको आंसर के रूप में हम लिख सकते हैं ब्राह्मी। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी से हुआ है। क्वेश्चन 19, भाषा का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? भाषा का उद्देश्य भाषण देना होता है, या अन्वेषण करना होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा का जो प्रमुख उद्देश्य होता है दोस्तों, संप्रेषण कौशल, संप्रेषण कला, यानी हम अपनी बातों को किसी दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएं। संप्रेषण कौशल के द्वारा ही हम अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। ये कला संप्रेषण कौशल होता है, और भाषा का प्रमुख उद्देश्य यही होता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? हिंदी को भारत संघ यानी भारत देश में केंद्र सरकार ने राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? तो ये दोस्तों हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके बड़ा करके दिखा रहा हूं दोस्तों, इसके लिए टेंशन नहीं होना चाहिए आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो ये तो शायद हमने अभी बताया था ही कि लौकिक संस्कृत से नहीं होगा, लौकिक संस्कृत से नहीं होगा दोस्तों, मगधी अपभ्रंश से भी नहीं होगा, वैदिक संस्कृत से भी नहीं होगा, तो पाली प्राकृत से आपका हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अब चलते हैं देवभाषा। देवभाषा कौन सी है? तो देवभाषा तो हिंदी है नहीं, आपका हिंदी तो है नहीं, पाली भी नहीं है। संस्कृत को हम लोग देवभाषा कहते हैं, क्योंकि देवताओं द्वारा यही भाषा का प्रयोग किया जाता था। वैदिक जितने भी वेद हैं ये संस्कृत में लिखे गई है, और संस्कृत को ही देवभाषा कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ है? सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ है? सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ है? तो लिखित रूप में हुआ है? नहीं। मौखिक रूप में हुआ है? नहीं। सर्वप्रथम सांकेतिक रूप में हुआ है। सर्वप्रथम जब भाषा का प्रयोग शुरू हुआ तो सांकेतिक रूप में हुआ। इशारों में ही बात होता था। उस समय में ध्वनि थी, पर इस तरह से स्पष्ट भाषा, स्पष्ट लिपि का निर्माण नहीं हुआ था दोस्तों। तो सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग सांकेतिक रूप में हुआ था। सांकेतिक रूप में हुआ था। ए ऑप्शन आपका। संप्रेषण कहलाता है। अभी मैंने संप्रेषण के बारे में बताया था, तो संप्रेषण के बारे में क्वेश्चन भी आपका बहुत सुंदर आ गया है कि संप्रेषण कौशल क्या है? संप्रेषण क्या है? संप्रेषण कहलाता है क्या? भावों एवं विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, भावों एवं विचारों को ग्रहण करना, भावों एवं विचारों को आदान प्रदान करना। दोस्तों इनमें से कोई नहीं तो पहले आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि इनमें से कोई नहीं आपका नहीं होगा। अब आप चलते हैं भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करना। तो इसको देखिए, आदान प्रदान करना इसलिए सही है दोस्तों कि हम ग्रहण भी किए और दूसरे तक पहुंचाए भी। हमने ग्रहण भी किया और दूसरे तक पहुंचाया भी, तो इसलिए क्या हुआ? ये सही हुआ। लेकिन आपका वही जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, ये आपका ये ऑप्शन जो है ये आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? आप देख सकते हैं। इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये भावों एवं विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, सिर्फ पहुंचाने का काम करवा रहे हैं। लेकिन संप्रेषण कौशल में पहुंचाना भी है और अपने पास उसको रिसीव भी करना, यानी ट्रांसमिट भी करना, रिसीव भी करना, दूसरे तक पहुंचाना भी है अपनी बात को और उनकी बातों को अपने तक समझना भी है। तो इस प्रकार से आदान प्रदान की बात जो होगी ये सही है, बिल्कुल सही है, सी। अब नेक्स्ट, भाषा का मानक रूप बालक कहाँ सीखता है? भाषा का मानक रूप बालक कहाँ सीखता है दोस्तों? तो आप सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि भाषा का मानक रूप बालक घर में सीखता है? घर में नहीं सीख पाता है, खेलकूद में भी नहीं सीख पाता है, समाज में भी नहीं सीख पाता है। वो मानक रूप बालक स्कूल में ही सीखता है, विद्यालय में ही सीखता है दोस्तों। ये सब याद रखने वाली चीज़ है और समझने वाले की। एग्जामिनेशन में आपका सीटेट की परीक्षा देते समय हॉल में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, इस तरह से प्रैक्टिस करके जाइए दोस्तों। मैं थोड़ा सा ही वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन उसको पढ़िए, समझिए। भाषा किसका साधन है? यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, फिर मैं वीडियो बनाऊँगा। भाषा किसका साधन है? भाषा किसका साधन है दोस्तों? ये जो भाषा है किसका साधन है? वाचन का नहीं, लेखन का नहीं, भाव अभिव्यक्ति का, यानी भाव को अभिव्यक्त करने का। भाषा किसका साधन है? था ये बात सही है, हम अपनी भावना को अभिव्यक्त करते हैं दोस्तों। इसके लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा इसी का साधन है। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा, यानी आपका बी आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा, मनुष्य के सॉरी दोस्तों, इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है। मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। यह कथन किसका है? बहुत ही बेजोर देखिए बात लिखी हुई है। मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। यह कथन अपने नंगे फ़कीर महात्मा गांधी का, नंगा फ़कीर महात्मा गांधी है दोस्त, विंस्टन चर्चिल ने इन्हें नंगा फ़कीर कहा था, क्योंकि ये संसद भवन में भी बिना चप्पल के पहुंचते थे। यानी महात्मा गांधी जो है ये इनका कथन है। ये बहुत बड़े दार्शनिक थे। देखिए बच्चों के भविष्य, बच्चों के ऊपर भी, बच्चों की भाषा के ऊपर भी अपना दर्शन का छाप छोड़े हुए हैं कि मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। यह कथन महात्मा गांधी का है।
दोस्तों इसे याद रखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर का नहीं है, एनी बेसेंट का नहीं है, विवेकानंद जी का भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे अपने प्रश्न के स्टॉक को बढ़ा रहे हैं। आप धीरे धीरे इसको सीखते चलें दोस्तों। भावों एवं संवेगों की भाषा क्या है? भावों एवं संवेगों की भाषा क्या है? रचनात्मक नहीं दोस्तों, क्रियात्मक नहीं, लिपिकीय नहीं, भावात्मक, भावों, भाव से संवेगों, ये सब जो भाषा है ये भावात्मक है। क्या है? भावात्मक है। क्या है? भावात्मक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखते हैं दोस्तों। भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ है। भाषा की शिक्षा के अंतर्गत, भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का क्या अर्थ है? ध्वनि संकेतों का श्रवण करना, केवल ध्वनि संकेतों का श्रवण करना, बोधपूर्वक श्रवण करना, और नेक्स्ट ऑप्शन भी कुछ होगा दोस्तों। तो हम इसी में चलते हैं, ये हमारा बोधपूर्वक श्रवण करना ही उत्तर आपका होगा। भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ है बोधपूर्वक, यानी ज्ञानपूर्वक हम श्रवण करें उसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बोधपूर्वक श्रवण करना, आप देख रहे हैं इसमें एक ऑप्शन ध्यानपूर्वक भी लिखा हुआ है, जो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी आपका बोधपूर्वक श्रवण करना ही इसका उत्तर होगा दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का। 26 को देखते हैं दोस्तों, अच्छा सा क्वेश्चन है। मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक क्रिया करनी पड़ती है। मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन सबसे ज़्यादा क्या काम करते हैं दोस्त? आप बोलते हैं? नहीं। पढ़ते हैं? नहीं। लिखते हैं? नहीं। तो सबसे ज़्यादा आप, भगवान ने आपको 2 कान दिया है, यानी सुनने के लिए। सुनने की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है, इसलिए कहा जाता है, शिक्षक भी बच्चों को कहते हैं क्लास में कि बेटा 2 कान दिया है ईश्वर ने, 1 मुंह दिया है, कम बोलो ज़्यादा सुनो। तो ये भी अच्छी बात है। यहाँ से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाल मनोविकास का प्रधान साधन क्या है? बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है दोस्तों। 27 नंबर, बाल मनोविकास का प्रधान साधन क्या है? अंग्रेजी की शिक्षा नहीं, मातृभाषा की शिक्षा, विद्यालय की शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। बाल मनोविकास का प्रधान साधन, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। विद्यालय की शिक्षा और मातृभाषा की शिक्षा, इसी दोनों में से आपको चूज करना है दोस्तों। तो विद्यालय की शिक्षा तुरंत नहीं मिलती है दोस्तों, यानी बालक का जो मनोविकास होता है, मन का विकास होता है, वो घर से होता है। और आपके घर से जो विकास होता है, तो घर से शुरुआत आपकी मातृभाषा का ही होती है दोस्तों। इसलिए आपका मातृभाषा की शिक्षा ही बाल मनोविकास का प्रधान साधन कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ये तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं दोस्तों। रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए सकते हैं, वो एक वर्ण है दोस्तों। वाक्य में तो बहुत सारे शब्दों का मिलन होता है, सार्थक मेल होता है, शब्द में भी बहुत कई वर्णों का मेल होता है, शब्द भंडार तो भाई है ही। तो इस प्रकार से आपका वर्ण जो है रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों, जिसे आप याद रखेंगे। लिपि है, वाक्यों की व्यवस्था कदापि नहीं, शब्दों की व्यवस्था कदापि नहीं, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। वर्णों की व्यवस्था है दोस्तों। क्या है? वर्णों की व्यवस्था। वर्णों की व्यवस्था ही लिपि है, लिपिबद्ध किया गया है कि इस तरह का वर्ण है, ऐसे ऐसे इसको बोलेंगे, यही वर्ण है दोस्तों। लिपि की, वर्णों की व्यवस्था ही लिपि है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भाषा का ग्रहण पक्ष है। भाषा का ग्रहण पक्ष क्या है? ग्रहण कैसे होता है, भाषा कैसे की जाती है? तो सुनने से सिर्फ भाषा ग्रहण दोस्त नहीं होता है, पढ़ने से भी सिर्फ नहीं होता, लिखने से भी नहीं होता। मैंने बताया था, यानी
बच्चे जब भाषा सीखते हैं विद्यालय में तो सिर्फ सुन करके नहीं, पढ़ करके नहीं, लिख करके नहीं, इसके लिए आपको सुनना और पढ़ना दोनों चीज़ आना चाहिए। अगर इसमें लिखना भी होता है तो लिखना भी इसमें लगा देंगे दोस्तों, यानी सुनना, पढ़ना और लिखना भी आपका होना चाहिए। भाषा का ग्रहण करने का ये पक्ष है, तो आपका ये सी ऑप्शन सही होगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है? बोलना एवं लिखना, बोलना भी और लिखना भी, तो ग्रहण पक्ष नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं, उपयुक्त दोनों ये भी नहीं, तो अभिव्यक्त पक्ष है ये दोस्तों। ये क्या है? अभिव्यक्त पक्ष है। बोलना एवं लिखना भाषा के किस रूप पक्ष को प्रदर्शित करता है? तो अभिव्यक्त पक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नवजात शिशु की भाषा किस रूप में होती है? नवजात शिशु की भाषा किस रूप में होती है? नवजात शिशु की भाषा किस रूप में होती है? जो बच्चा जन्म लेता है बच्चों, वो अपने माँ को दूध पीने के लिए, अगर दूध पीना है तो रो करके ही वो इशारा करती है कि माँ मुझे भूख लगी है, अब हमें दूध पिला दो, रोते रहता है। वो नहीं कहता है कि माँ मुझे दूध पिलाओ, आओ मुझे दूध पिलाओ, ऐसा वो बोल नहीं सकता है बच्चे। तो इस प्रकार से हम क्रंदन भी कर सकते हैं, क्विंग नहीं कहिए, क्विंग नहीं कह सकते हैं, क्रंदन नहीं कह सकते हैं, बलबलाना भी नहीं कह सकते हैं, रुदन कह सकते हैं। वो रो करके ही अपने माँ को बुला लेता है। नवजात शिशु की भाषा रुदन और क्रंदन में कन्फ्यूजन है दोस्तों, इसलिए रुदन को सही करेंगे आप, क्रंदन नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने प्रकार के व्यंजन हैं? तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में आपके व्यंजन जो हैं ये 3 प्रकार के व्यंजन हैं। 3 प्रकार के व्यंजन कौन कौन हैं? तो आप इसको याद कर लें दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन होता है दोस्तों, अंतस्थ। एक स्पर्श व्यंजन होता है दोस्तों, और एक अयोगवाह व्यंजन होता है, अयोगवाह। यानी ये तीनों प्रकार के व्यंजन हैं दोस्तों। और यही क्वेश्चन पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने प्रकार के व्यंजन हैं? तो आपका सही आंसर होगा 3, ए हो गया 3 व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और अयोगवाह व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाल मनोविकास का प्रधान साधन है। बाल मनोविकास का प्रधान साधन है। इसके बारे में मैंने जिक्र भी किया था अभी पहले कुछ क्वेश्चन में। मनोविकास का प्रधान साधन तो अंग्रेजी शिक्षा तो होगा नहीं दोस्तों, विद्यालय शिक्षा इनमें से कोई नहीं, मातृभाषा वाली होगा कि मातृभाषा घर में ही बच्चे सीख करके अपने मन का विकास करते हैं, तभी जाकर के विद्यालय वो प्रवेश करते हैं। यानी मातृभाषा उनको बोलने आ जाता है, ABCD पढ़ने आ जाता है, अक्षर का ज्ञान हो जाता है, वर्ण का, तब जाकर के लोग एडमिशन कराते हैं बच्चों को, ऐसा भी होता है। बालक के संवेगों अस्थायी भावों का मातृभाषा से कैसा संबंध है? बालक के संवेगों अस्थायी भावों का मातृभाषा से कैसा संबंध है? तो इसमें एक क्वेश्चन में बताया था मैंने, शारीरिक नहीं होगा, सामान्य नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, अच्छा भी नहीं होगा, घनिष्ठ संबंध है दोस्तों। बालक के संवेगों अस्थायी भावों का मातृभाषा से घनिष्ठ संबंध है। बालकों का क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों। बालकों का बौद्धिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है। बालकों का बौद्धिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास, 3 प्रकार का विकास है। बौद्धिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास किस पर निर्भर करता है? खेल क्षमता पर, अध्ययन क्षमता पर? नहीं दोस्तों, दोनों नहीं है। यानी कि भाषा क्षमता पर ये आपका बालकों का बौद्धिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है। जितनी अच्छी भाषा उसकी होगी उतने ही वो विकास करेगा। यदि भाषा पे पकड़ नहीं होगा तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा दोस्तों। हम अपने वर्ग में देखते हैं, क्लास 9th में एक बच्ची है रखवाड़ी की, वो पढ़ने में कमज़ोर है, उसके हिंदी भी नहीं पढ़ने आता ठीक से, हिंदी की किताब भी पढ़ने नहीं आता, इन अक्षर का ज्ञान नहीं है। इसका मतलब है वो समझते हुए भी कुछ लिख नहीं पाएगी, व्यक्त नहीं कर पाएगी, उसका विकास नहीं हो पाएगा, बौद्धिक विकास नहीं हो पाएगा, नैतिक विकास नहीं हो पाएगा और सांस्कृतिक विकास वो नहीं कर पाएगी। अगर कहीं संगीत गाना है तो वो देख करके नहीं गा सकती है जब तक कि उसको याद ना हो जाए, और याद तभी होगा जो दोस्तों जब तक वो
पढ़ने भी कुछ आए। 90% केस में ऐसा होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं वर्णमाला की ओर। वर्णमाला क्या है दोस्तों? वर्णों की माला। फूलों की माला तो आप लोग देखते हैं गले में पहना जाता है, तो वर्णों की माला, फूलों की माला यानी फूलों का समूह, यानी वर्णों की माला वर्णों का समूह हो जाएगा दोस्तों। इसको वाक्यों के समूह कदापि नहीं कहेंगे, शब्दों का समूह नहीं कहेंगे, तो ये सभी कहाँ से होगा? यानी वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाती है। इस प्रकार से हमने बहुत सारे हिंदी के प्रश्न को देखा, जो शायद अगर बढ़िया से तैयारी की जाए तो एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे दोस्तों। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, इसी टेट में कई बार पूछे गए हैं या आने वाले क्वेश्चन हैं, VVI क्वेश्चन है। नवजात शिशु की भाषा किस रूप में होती है? तो अभी हमने बताया था, इसको फिर से रिपीट कर दिया हूँ, रुदन हो जाएगा दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने प्रकार के व्यंजन है? इसको भी हमने अभी जस्ट बताया है दोस्तों कि 3 प्रकार के व्यंजन है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और अयोगवाह व्यंजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, क्या हैं? भाषा विकास को प्रभावित करने वाले, स्वास्थ्य भी सही है दोस्तों। स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो हम पढ़ने में मन लगेगा और भाषा का भी विकास हमें अच्छा से होगा। जो व्यक्ति बीमार ही रहेगा उसका भाषा का विकास कैसे होगा? हमेशा वो अपसेट रहेगा, उसका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, उसका विकास नहीं हो सकता, डेवलपमेंट उसका नहीं हो सकता है। परिपक्वता, मैच्योरिटी भी आनी चाहिए। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला एक सॉरी दोस्तों, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक परिपक्वता भी है दोस्तों, मैच्योरिटी। और थर्ड में प्रेरणा भी आपको मिलना चाहिए किसी व्यक्ति से, किसी महान विभूति से, तो आपको भाषा आपका विकास करेगा। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन में ये सभी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त, 44 क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाणी विकार है? वाणी विकार है यानी जब हम बोलते हैं उसमें हमारा विकार यानी कि अशुद्धि होती है। तो तुतलाना, बच्चे तुतलाते हैं, मम्मी मम्मी तुत पिला दो ना, यानी कि ये तुतलाना हुआ। दूध को तुत बोलेगा। हाँ, हकलाना, हकला के भी बोलता रसगुल्ला दीजिए। ये इस तरह का जो साउंड है ये क्या हुआ दोस्तों? हकलाना कहलाता है। अस्पष्ट उच्चारण का मतलब होता है दोस्तों ये वाणी में विकार, कि हम बोल रहेंगे और ये दूसरे व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाता है, तो अस्पष्ट उच्चारण भी आपका है। ये क्या है? सभी दोस्त वाणी विकार है, वाणी विकार है। यानी कि इस प्रकार से हम टिक लगा सकते हैं डी में, ये सभी आंसर हमारा होगा। यानी भाषा वाणी विकार क्या है? तुतलाना है, हकलाना है, अस्पष्ट उच्चारण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्येक भाषा, अगली क्वेश्चन देखिए दोस्तों। प्रत्येक भाषा में वाणी ध्वनियाँ होती है। प्रत्येक भाषा में वाणी ध्वनियाँ होती है। वाणी ध्वनियाँ आवाज़, साउंड 2 प्रकार की, असंख्य प्रकार की, सीमित संख्या में, केवल संयुक्त। तो इस प्रकार से हम दोस्तों प्रत्येक भाषा में वाणी ध्वनियाँ होती हैं 2 प्रकार की, असंख्य प्रकार की। तो ये असंख्य प्रकार की नहीं होगा, सीमित संख्या में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अच्छा से अध्ययन कीजिए दोस्तों। मौखिक भाषा की अंतिम इकाई क्या है? मौखिक भाषा की, हमने भाषा की जो है
सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहा था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर मौखिक भाषा की बात आ रही है तो उसकी अंतिम इकाई आपकी ध्वनि है दोस्तों। ध्वनि से ही सबसे छोटी इकाई है मौखिक भाषा की। वचन नहीं है, सभी नहीं होगा, ये सभी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, हिंदी भाषा में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी भाषा में दोस्तों वर्ण को 2 भागों में बांटा गया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण 2 भागों में बांटा गया। हिंदी भाषा में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उपभाषा किस भाषा 34 नंबर, उपभाषा किस भाषा का कौन सा रूप है? उपभाषा सूक्ष्म रूप नहीं है दोस्तों, बृहद रूप नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। अभी स्थानीय रूप है दोस्तों। उपभाषा क्या है? स्थानीय रूप है, इसको याद कर लेंगे। उपभाषा किस भाषा का कौन सा रूप है? स्थानीय रूप है। निम्नलिखित में कौन सी हिंदी की उपभाषा है? हिंदी की उपभाषा है दोस्तों बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, यानी कि ये तीनों आपका सही है दोस्तों। बिहारी हिंदी भी, राजस्थानी हिंदी भी और पूर्वी हिंदी भी, तीनों हिंदी आपका सही है। उपभाषा में कितने प्रकार की बोलियां सम्मिलित होती है? उपभाषा में कितनी प्रकार की बोलियां? तो दोस्तों 1 2 ये सब कुछ नहीं होगा, अनेक प्रकार की बोलियां सम्मिलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, शिशु में क्रंदन कब प्रारंभ होता है? शिशु में क्रंदन कब प्रारंभ होता है दोस्तों? शिशु में क्रंदन कब प्रारंभ होता है? जन्म के 6 सप्ताह बाद, जन्म के कुछ मिनट बाद, जन्म से ही, जन्म के 2 माह बाद, 6 सप्ताह, यानी जन्म के 6 सप्ताह के बाद क्रंदन शुरू होता है दोस्तों। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया क्या है? 48 क्वेश्चन। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया क्या है? तो सार्वभौमिक प्रक्रिया जो है दोस्तों अधिगम है। अधिगम मनुष्य की संस्कृति व सभ्यता का विकास होता है। मनुष्य की संस्कृति और सभ्यता का जो विकास होता है दोस्तों, मनुष्य की संस्कृति व सभ्यता का जो विकास होता है वो भाषा द्वारा होता है। भाषा द्वारा होता है दोस्तों, पाठन प्रक्रिया द्वारा नहीं होता है, लेखन क्रिया द्वारा नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। भाषा द्वारा मनुष्य की संस्कृति व सभ्यता का विकास भाषा के द्वारा होता है। उसका मूल भाषा ही है। किसी भी मनुष्य का संस्कृति और सभ्यता का जो विकास होगा वो भाषा के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, भाषा पर निर्भर करता है, भाषा के द्वारा होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं दोस्तों, बालकों को इस योग्य बनाना है कि वे नवीन ज्ञान व कौशल के भली भांति सीख सके। बालकों को इस योग्य बनाना है दोस्तों, बालकों को इस योग्य बनाना है कि वे नवीन ज्ञान व कौशल को भली भांति सीख सके। किस शिक्षण पद्धति के द्वारा ऐसा होता है? शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा नहीं, व्यावहारिक ज्ञान द्वारा नहीं, तो किसके द्वारा होगा दोस्तों? तो अधिगम शिक्षण प्रणाली द्वारा। अधिगम शिक्षण प्रणाली द्वारा, अधिगम शिक्षण प्रणाली द्वारा, टीचिंग एटीट्यूड द्वारा। टीचिंग जो है अधिगम शिक्षण प्रणाली द्वारा हम जो बच्चों को सिखाएंगे, इस योग्य बनाएंगे कि नवीन ज्ञान व कौशल को भली भांति सीख सके, तो उसको लर्निंग टीचिंग मेथड होना चाहिए, जो उसमें सीखने की क्षमता क्रिएट होना चाहिए कि किसी भी नया चीज़ को वो सीखे। तो इस प्रकार से हमने 50 क्वेश्चन का सेट दोस्तों किया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए दोस्तों। मैं परमानंद कुमार आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, आप सीटेट में सफल हों, ऐसी शुभकामनाओं के साथ अपने इस वीडियो को अब विराम करता हूं दोस्तों। थैंक यू। रब्बा